चलिए, मुनाफे की मंडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन और सबसे पहले लेकिन फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें बता देते कि आज का एक्शन कहां पर सबसे ज्यादा दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो फेड के सख्त बयान से यहां पर दबाव दिख रहा है। MCX पर सोना 59,000 के नीचे आ गया है। चांदी की बात करें तो 71,500 के नीचे आ चुकी है। क्रूड पर भी फेड के बयान का ही दबाव है। अब $73 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव चुका है। नेचुरल गैस दायरे में है, हालांकि कमजोरी यहां भी दिख रही है। $2.25 के आसपास नाइमेक्स पर और MCX पर 190 के करीब। कॉपर 725 के करीब यहां पर भी दबाव है और जिंक पर भी दबाव है। एल्युमिनियम में भी गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट में आज क्या चल रहा है? तो एग्री मार्केट में तेजी है हल्दी में, जहां कल 6% के ऊपरी सर्किट के बाद आज भी यहां पर तेजी का रुख है 8,600 के आसपास। जीरे की बात करें तो कल नया रिकॉर्ड बनाने के बाद पहली बार 50,000 के पार जीरे का भाव निकला था और आज यहां पर दबाव दिख रहा है 49,500 के नीचे। अब जीरा का जुलाई बाद आ गया है। धनिया कल रिकवरी की कोशिश थी लेकिन आज फिर से यहां पर नरमी दिख रही है। ग्वारसीड और ग्वारगम 10,000 के नीचे ग्वारगम है और 5,150 के आसपास ग्वारसीड। कॉटन केक की बात करें तो यहां पर आज तेजी है 2,550 के आसपास। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम सोने चांदी की। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आपको मदद करेंगे। हमारे साथ मनोज कुमार जैन पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल भंग से, नेहा कुरैशी है आनंद राठी सिक्योरिटी से और साथ ही हमारे साथ कामाख्या ज्वेल्स के MD मनोज झा भी हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगा क्योंकि आप लगातार, आपका जो व्यू था काफी समय से बेरिश व्यू था और आज सोने चांदी में गिरावट थी। आप लगातार कह भी रहे थे कि फेड का रुख यहां से सख्त रह सकता है और उसी अंदाज में फेड ने भले ही इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाई लेकिन आगे 2 और दरें बढ़ोतरी हो सकती है और ½ % की बढ़ोतरी और यहां पर कही जा रही है। क्या लग रहा है आज की गिरावट में? आप क्या सलाह देंगे? क्या लग रहा है और गिरावट बाकी है अभी गोल्ड में? नमस्कार जी। देखिए, बीच में जो गोल्ड प्राइस थोड़ा हाइक हुआ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ डॉलर टर्म्स में, वो इसलिए क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ही एज्यूम कर लिया कि इस साल 2 से 3 रेट कट होंगे, जो कि जिसके कोई भी आसार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मार्केट को ये रियलाइज हुआ कि इस साल रेट कट नहीं होंगे और जब फेड ने अब इस बार 10 बार के बाद पॉज किया लेकिन साथ में हॉकिश स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उसका रीजन ये है, आप देखिए इन्फ्लेशन अभी भी 4.05% है और उससे भी बड़ी बात जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें ऑयल एंड फूड नहीं इंक्लूड होता है वो 5.33 है। तो इतना हाई इन्फ्लेशन है और जो टारगेट है 2% का इन्फ्लेशन का, तो मैं ऐसा चलो मान के भी चलता हूँ कि चलो आगे भी रेट हाइक ना भी हो तो भी इस इन्फ्लेशन से नीचे आने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म पे इसको रखना पड़ेगा, मतलब हायर फॉर इंटरेस्ट रेट फॉर हायर टाइम। और जितना ज्यादा दिन ये रहेगा, इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा, उतना गोल्ड के ऊपर दबाव बना रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 7-8% से ये 4% तक इन्फ्लेशन आया वो तो बहुत आसानी से आ जाता है। अब यहां से 2% लाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क। और जो आप यहां भी देखेंगे, जो रिसेशन की बात की जा रही थी, जैसे यूरोप में रिसेशन की बात हो रही थी, तो आया है रिसेशन लेकिन 0.01%, जिसको मतलब टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं, इफेक्टिव रिसेशन नहीं है। तो कहीं भी रिसेशन का भी दबाव नहीं दिख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगला 1 क्वार्टर एटलीस्ट फंडामेंटल बाइंग जो है वो वीक रहेगी। अगर फंडामेंटल बाइंग वीक रहेगी, इंटरेस्ट रेट हाई पे रहेगा और एक्सपेक्टेशंस रहेगी अगर मार्केट की कि भाई और इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से आपको गोल्ड में दबाव और भी दिख सकता है। लेकिन एक बात ऐसी है जो गेम चेंजर हो सकता है कभी, जैसे कि देखिए विंटर्स में यूक्रेन जो है वो बैकफुट पे था, लेकिन अब वापस वहां समर का टाइम आ गया है और वहां पे आपने देखा होगा कि वो काउंटर अटैक्स शुरू हो गए। जो टेरिटरीज वो जो है ये कर लिए थे, क्या नाम है, वो लॉस्ट कर गए थे, उनको रिकवर करने के लिए काउंटर अटैक शुरू हो गए। और इस काउंटर अटैक्स के लिए अगर रशिया किसी तरह का कोई बड़ा डिसीजन ले लेता है तो, और उस हिसाब से अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है तो बीच में कभी गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एक और बहुत मजे की बात है जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि चाइना से लोगों को उम्मीद थी कि आफ्टर कोविड वो काफी बाउंस बैक करेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि लास्ट 2 क्वार्टर से
चाइना के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो नरम आ रहे हैं, खासकर जो उसके प्रॉपर्टीज के हैं, ऑटो सेल्स, ये सब पे बहुत फिगर बहुत डाउन आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड का दबाव भी है, जैसे सेमीकंडक्टर कहीं और भी दूसरे जगहों पे शिफ्ट हो रहा है, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी शिफ्ट करने की कहानी है। तो अगर चाइना कहीं रिसेशन में आता है, जिसके चांसेस फोर्थ क्वार्टर के आसपास मुझे लगता है, तो अगर वो रिसेशन में आता है तो कहीं ना कहीं फिर गोल्ड को एक सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है इसके लिए, यूरोप के लिए। तो वो अगर चाइना रिसेशन में आया तो यूरोप भी रिसेशन में आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो गोल्ड में दबाव रहेगा, अगला एक क्वार्टर है एक्चुअली। बाद में जो है, अगर रिसेशन का माहौल बना चाइना के वजह से और कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, तो नेक्स्ट ईयर रेट में पॉजेज हो सकते हैं फेड के रेट में, और कट भी आ सकते हैं, तब गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन राइट नाउ कोई भी मुझे फंडामेंटल बाइंग नहीं दिख रही है इस क्वार्टर में, और मुझे लगता है यहाँ से गोल्ड थोड़ा नरम होगा। ये जो भी व्यू है ये इंट्राडे या पोजीशन नहीं है, ट्रेडर्स के हिसाब से नहीं है, क्वार्टर का व्यू है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब कुणाल जी आपके पास अब मैं आऊंगा। मनोज जी जैसा कह रहे थे कि महंगाई में एक गिरावट के बाद एक स्टिकनेस देखने को मिले, उस तरह की अब नरमी नहीं आई है। यूएस सीपीआई की मैं बात कर रहा हूं, अब वो 4-5% के बीच ही लग रहा है, किसी आसपास में रहेगा। तेजी से गिरावट के बाद हमने 9% की ऊंचाई के बाद देखा 4 तक तो आ गया, लेकिन अब 2-3 महीने से एक रेंज में दिख रहा है। क्या अब यहां से महंगाई को नीचे लाना बड़ा चैलेंज है और एक ही हथियार है उनके पास दरें घटाने के लिए? ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे जो ट्रेडर्स हैं, उनको क्या सलाह है गोल्ड में? कुणाल जी आपसे मेरा सवाल था। हाँ, तो मेरा मानना ऐसा है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन कम होने वाला है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं 4% इन्फ्लेशन, वो नेक्स्ट मंथ 3.7, उसके बाद 3.4, ऐसे ग्रेजुअली आपको अंदर आएगा। यूएस की इकोनॉमी में कोई रिसेशन नहीं है, बट आगे जाके डेफिनेटली एक स्लो डाउन नजर आ रहा है, सो दैट इज सपोर्टिव। और जो सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड में, मेरा जैसे मेरा मानना ऐसा है कि जैसे गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं, जैसे फिलहाल अभी क्या है 1930 1920 डॉलर, ये सब लेवल्स पे सेंट्रल बैंक फिर से एक्टिव हो जाएंगे। बिकॉज सेंट्रल बैंक जितने भी वर्ल्ड, अभी लास्ट मंथ अगर आप देखेंगे, जो टर्की की सेंट्रल बैंक ने अप्रैल महीने में से गोल्ड बेचा था, दैट हैज एक्चुअली बक द ट्रेंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सिग्निफिकेंट सेलिंग। गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बढ़ने वाली है, ये साल भी कंजर्वेटिवली 800-850 टन की बाइंग होगी, नंबर 1। नंबर 2, इवन इफ फेड इज कीपिंग द रेट लॉन्गर, ये हाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते हैं, उसकी इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी पे देखने मिलेगी। सो थोड़े बहुत नीचे जा सकता है 1920 डॉलर के आसपास, मेरा ध्यान तेजी है। और मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर में ग्रेजुअल रिकवरी इन द गोल्ड प्राइसेस देखने मिलेगी, लेड बाय द सेंट्रल बैंक बाइंग। And also going forward, US economic growth is likely to slow down further. So these two reasons make me believe that the downside is very limited, and gold is in a structural bull run, or it's a strategic investment, and it is continue to remain that. So I'm bullish. यानी बुलिश है, इनको लग रहा है कि हल्की फुल्की करेक्शन यहाँ से दिख सकती है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल तेजी का है। लेकिन आप मनोज आपसे मेरा अब अगला सवाल होगा। आपने कहा कि एक क्वार्टर कमजोरी रहेगी, बाद में फिर तेजी आएगी, तो कितनी कमजोरी की संभावना आपको लग रही है एक क्वार्टर में? मुझे ऐसा लगता है गोल्ड में अभी भी कहीं ना कहीं एक $100 का प्रीमियम है, यहाँ से $100 और भी गोल्ड नीचे आ सकता है। और ये मैंने कई बार कई चैनलों पे कहा है कि गोल्ड यहाँ से आपको 1800 $1800 दिखेगा। और मुझे जो फेड का कल का रुख है वो देख के आज मैं अपने बातों पे और भी कायम हूँ कि अब आने की संभावनाएं और बहुत ज्यादा बढ़ गए। लेकिन उसके दूसरी तरफ उल्टी भी कॉन्ट्ररी व्यू ये भी है, क्योंकि जिस तरह से बॉन्ड मार्केट की स्थिति बनती जा रही है ऊंचे दरों से, ये आगे और स्थिति बिगड़ेगी और भी कई बैंकिंग संकट आ सकते हैं। मनोज जैन साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, गोल्ड और सिल्वर के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या कॉल है आज के लिए? क्या करना चाहिए इनको इस गिरावट में? क्या इन लेवल्स पे खरीदारी समझदारी होगी? नमस्कार विश्वमोहन जी। यहाँ पे जैसा कि संभावित था कि फेड जो है स्टेटस को रखेगा, लेकिन जो फेड की तरफ से सिग्नल दिए गए कि अभी 2 रेट हाइक और जो है इस वर्ष के दरमियान देखने को मिल सकते हैं, उसके चलते एक पैनिक जो है यहाँ पे सोना और चांदी की कीमतों में आज देखने को मिल रहा है।
सोने में थोड़ा सा और गिरावट यहाँ देखने को मिल सकता है। $1920 इंटरनेशनल मार्केट में एक सपोर्ट जो है वो टेक्निकल चार्ट पर दिख रहा है। साथ ही अगर मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो 58,500 से 600 के दायरे में एक सपोर्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम सोने के बजाय चांदी में हमने एक अच्छे करेक्शंस बनते हुए देखे हैं। और बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल, जिस तरह से चाइना की तरफ से जो 10 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था, उसके बाद आज फिर जो मीडियम टर्म लेंडिंग में जो है उन्होंने रेट जो है वो कट किया है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सिल्वर ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है सोने के मुकाबले। थोड़ी और गिरावट आती है 71,000 से 70,800 के दायरे में, तो वहां पे फिर एक बार बाइंग जो है वो करके चलना चाहिए। इंट्राडे के लिए 71,600-700 तक के लक्ष्य रख सकते हैं, और 1 से 2 दिन के लिए फिर एक बार जो है 72,200 तक के लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। तो सिल्वर में यहाँ डिप्स में बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना है वो 70,400 का कर दो। इनको सिल्वर ज़्यादा पसंद आ रही है। चाइना में जिस तरह से एक बैच के तौर पे लगातार राहत पैकेज लाने की तैयारी है, दरों में तो कटौती हो ही रही है, साथ में और भी कुछ राहत पैकेज लाने की वहाँ की तैयारी चल रही है, उससे मेटल्स को फायदा होगा, इंडस्ट्रियल मेटल्स को, तो चांदी वहाँ पर ज़्यादा चल सकती है, ऐसा मनोज जी कहते हैं। नेहा, आप बताइए 59,000 के नीचे आज क्या करें? ट्रेडर जो देख रहे हैं आपको, क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं आप आज? जी बिल्कुल, मैं गोल्ड में एक मल्टीपल सपोर्ट जोन ब्रेकडाउन हुआ है, तो 59,300 सपोर्ट कर रहा था, तो अभी उसका कल फेड के डिसीजन के बाद उसका ब्रेकडाउन मिला है, तो वो जल्दी नहीं उड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी ही रिकमेंड करूंगी कि और गोल्ड में एक सपोर्टिव लेवल है जो 100 डेज मूविंग एवरेज पे आ रहा है, विच इज अराउंड 58,700। तो अगर जैसे ही अगर 58,700 तोड़ता है और हमें बेयरिश मूव देखने मिल सकता है, और ये लेवल के हिसाब से मैं सेल ऑन राइज रिकमेंड करूंगी। 59,000 के आसपास गोल्ड में आप सेल कर सकते हैं। 59,200 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 58,300 का रखिए। का मनोज, आपसे अब आखिरी सवाल मेरा होगा, छोटा जवाब दीजिएगा। हाजिर डिमांड को लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है, किस तरह के रिस्पांस मिल रहे हैं? मनोज, आपसे मेरा सवाल होगा, हाजिर डिमांड को लेकर किस तरह के रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह के ऑर्डर मिल रहे हैं आपको? सर, ऑर्डर्स में थोड़ी कमी है, क्योंकि कोई तरह की शादियां नहीं है, कोई भी एंगल से कोई फेस्टिवल नहीं है, ना शादियां हैं, गोल्ड रेट भी हाई पे है, तो ओवरऑल पूरे इंडिया में एक मार्केट में सन्नाटा सा है और डिमांड में काफी कमी है। ऑलमोस्ट अगर आप परसेंटेज वाइज से देखें तो कहीं ना कहीं 25 से 30% की कमी पूरे इंडिया मार्केट में गोल्ड की दिख रही है। ओके, शुक्रिया मनोज, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करता हूं जिस तरह से आप लोग देश भर में अलग अलग फेस्टिवल्स कर रहे हैं रिवाइवल के लिए, हो सकता है उससे आगे पिकअप करे, और जैसे जैसे फेस्टिव सीजन की तरफ बढ़ेंगे डेफिनेटली उसका डिमांड भी बढ़ेगा। चलिए, चांदी की बात कुणाल जी से नहीं हुई थी। कुणाल जी, चांदी आपको क्या लग रहा है, आज की जो गिरावट आई है 1300-1400 रुपए की, इस गिरावट में क्या व्यू है आपका? ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बाइंग ही रिकमेंड करूंगा। मुझे लग रहा है भी पुल बैक आ सकता है इवनिंग सेशन में, सो बाय एट करंट लेवल्स आपको 500 से 700 रुपए की एक अपसाइड देखने मिलेगी इवनिंग सेशन में। सो मेरा ध्यान तो तेजी है, मुझे लग रहा है 58,500 600 आता है तो बाई करना चाहिए, इवन करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई करना चाहिए। और 59 अगर आप ये सिल्वर बाई कर, गोल्ड की बात कर रहा था मैं, सिल्वर अगर आप बाई करते हो सो आपको सिल्वर में शाम को एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। कच्चे तेल को क्या सलाह देंगे? कच्चे तेल की भी तेजी टिक नहीं पा रही है, बार बार रिकवरी होती है फिर नीचे आ जा रहा है, क्या करे कच्चे तेल में कुणाल जी? क्रूड के फंडामेंटल्स कमजोर है, आगे जाके यूएस इकोनॉमी, बट अगेन यू नो इट्स अ पुश एंड पुल फैक्टर। एक साइड पे एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो चाइना से पैकेज आएगा, सो निचले स्तरों पे सेल नहीं करना चाहिए, 5600 के आसपास बाय करना चाहिए, 5850 के आसपास सेल करना चाहिए। फिलहाल 5630 के आसपास आप बाय करोगे तो आपको ऊपर में है 5730 5740 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। मनोज जी, क्रूड पर आप क्या सलाह दे रहे हैं, किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति आज रखें इंट्राडे के लिए?
दायरे में है मार्केट। और जिस तरह से यूएस से जो कल भी इन्वेंट्री के डेटा आए थे और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट आया वो भी यहाँ पे डिमांड जो है वो कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे रणनीति सेल ऑन राइज की रखना चाहिए। वर्तमान लेवल अभी सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। कहीं भी 5,750 5,770 के जोन में आए तो वहां पे फिर एक बार बिकवाली करके चले। 5,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे में 5,545 सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे 5,545 के आसपास जब भी आए तो शॉर्ट की पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ रखना चाहिए। 5,850 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हैं अभी यहाँ पे बढ़त की गुंजाइश कम लगती। नेहा जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? 5,650 जून का वायदा है, 5,700 के आसपास जुलाई का वायदा है। आप कहाँ ट्रेड की सलाह देंगे? मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज ही रहना चाहिए क्रूड ऑयल में। और बस एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है 5500 के आसपास, जहां पे वो अच्छा एक सपोर्ट दे रहा है और अपसाइड वो 6,000 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। तो सेल ऑन राइज ही कीजिए। 5850 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5950 का रखिए, टारगेट 5650 का रखिए। ओके, नेचुरल गैस क्या कॉल है नेहा? नेचुरल गैस में एक 185 का लेवल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है। और 190 के ऊपर, अगर 193 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो जरूरी है लाइक ये 203 तक क्रॉस हो जाएगा। तो नेचुरल गैस में फॉर अ मोमेंटम मैं बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगी। 190 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। 183 का स्टॉप लॉस रखिए, 203 205 का टारगेट रखिए। ओके, यानी 190 के ऊपर आपको 190 पे आपको खरीदना है 203 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस के। कुणाल जी, एनजी पर आपकी कॉल क्या है? जी, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द बेरिश फंडामेंटल्स हैव बीन प्राइस्ड इन, सो पुल बैक के लिए आप बाय कर सकते हैं। 191 के आसपास बाय कीजिए। ऊपर में 197.8 आता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। 187 का स्टॉप लॉस रखिए। मेटल की चाल देख लेते हैं। मेटल में जो अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन आज सारे ही मेटल पर दबाव दिख रहा है। जिंक लेकिन लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर आ रही है। 218 तक नीचे के लेवल पे गया था, अब 221 के ऊपर आ गया है। कॉपर में भी शुरुआती गिरावट कम हुई है, 730 के आसपास है। मनोज जी, क्या कुछ पसंद आ रहा है मेटल में? आज रिकवरी के साथ जाएं, खरीदारी करें? थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। हमने 2-3 सेशन में एक अच्छी रैली जो है ओवरऑल बेस मेटल पैक में देखी है। जिस तरह से जो में स्टिमुलस की चर्चाएं हो रही है और जो रेट कट हुआ था उसका सपोर्ट यहाँ पे मेटल्स की कीमतों को मिलता हुआ दिखा था। साथ ही यूएस में जो मई मंथ में इन्फ्लेशन में गिरावट आई थी उसके भी सपोर्ट्स थे। कल फेड के जो हॉकिश कमेंट्स आए उससे एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 722 724 का जो जोन है वो कॉपर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। तो कहीं भी डिप मिलता है 724 से 22 के रेंजेस में, तो वहां पे फिर एक बार बाय की सलाह रहेगी 717 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 732 734 ये लेवल जो है फिर देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर यहाँ पे टॉप पिक रहेगी। डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। कॉपर डिप में बाय खरीदने की सलाह। नेहा, आप कॉपर में क्या सलाह दे रही हैं? कॉपर ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है 200 डेली मूविंग एवरेज का अराउंड 720। वहां से वो उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 727 के आसपास बाय एक अच्छा लेवल है बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेट करने का। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह है। अगर 725 ले, स्टॉप लॉस रखिए 715 का, टारगेट रखिए 745 का। पिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? मेटल्स में आज ये तो 1-2 महीने से कोई भी बैठे जा सकता है, मेरा रीडिंग है। तो कॉपर अराउंड 728 के आसपास बाय 736 इसमें बाय कीजिए। 225 का टारगेट आ सकता है, 216 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सो ओवरऑल मेटल्स में बाय डिप्स की रणनीति बरकरार रखनी चाहिए। जिंक खरीदारी की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं 225 के टारगेट के लिए। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है श्री रेणुका शुगर के और चेयरमैन है एशिया पाम ऑयल अलायंस के। सर, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे के लिए। अतुल चतुर्वेदी से डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन बीवी मेहता साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? आप लोगों की लगातार मांग हो रही थी कि खाने के तेल के पे इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाई जाए, लेकिन ये तो इसके विपरीत सरकार का फोकस पूरी तरह से महंगाई कम करने पर है। क्या कहेंगे आप?
नहीं, पूरी इंडस्ट्री ये चाहती थी। आज जैसे मस्टर्ड के दाम इतने नीचे गिरे थे तो मस्टर्ड के फार्मर के सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाएंगे, ऐसा सबका मानना था और मार्केट वो लाइन पे चल रही थी। मगर गवर्नमेंट के लिए किसान से भी आगे कंज्यूमर है, 140 करोड़ कंज्यूमर है और कंज्यूमर में हित में शायद ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि ये साल एक इम्पोर्टेंट ईयर है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट भी चाहेगी कि सारे फूड प्रोडक्ट्स जो है उनके दाम नीचे रहे और वो लाइन पे ही शायद ये डिसीजन लिया गया है। हमारा तो मानना था कि ड्यूटी बढ़ेगी, सबका मानना था कि ड्यूटी बढ़ेगी। मगर एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि आज 17.5% ड्यूटी में सन और सोया रिफाइन 1 किलो भी नहीं आता था। 12.5 किलो में अभी वर्कआउट लोग करेंगे, वेदर पॉसिबिलिटी है कि इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉमर्शियल वायबिलिटी ने वो देखना पड़ेगा। मगर डेफिनेटली ये जो डिसीजन आया है उसे कंज्यूमर के हित में लिया गया है और साथ में 140 करोड़ जो कंज्यूमर है उसके हित में लिया गया है। अतुल जी, अतुल चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है। मेहता सर आप रुकिएगा। सर आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं, पहले तो किसान के हित की बात कर रहे थे मेहता जी, अब कंज्यूमर्स के हित की इस बार बात कर रहे हैं इस डिसीजन के बाद। आप क्या कहेंगे सर? मेरे को तो लगता है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो काफी कंफ्यूज्ड हैं और मेरा ये मानना है कि ये जो ड्यूटी रिड्यूस किया है ना रिफाइंड ऑयल के ऊपर, ये एक एसेंशियली नॉन इवेंट है। हिंदुस्तान में सोया सन का रिफाइंड ऑयल हिंदुस्तान में आता नहीं है क्योंकि बाहर 75 से $100 ये ऊपर होता है। मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है जरूरत से ज्यादा घबरा रही है इन्फ्लेशन को लेके और इन्फ्लेशन आज की तारीख में अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखिए तो आज 3% के आसपास आ गया है। तो अगर 3% के आसपास आपका फूड इन्फ्लेशन आ गया है तो अपने को घबराने की क्या जरूरत है? मेरे को ये कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो मेहता जी बोल रहे हैं कि क्या नाम कंज्यूमर का ध्यान रखते हैं, कंज्यूमर का ध्यान इससे कोई खास रहने वाला नहीं है। कंज्यूमर तो एज इट इज भी जो आप देखिए एडिबल ऑयल के दाम मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 100% तो नीचे आ ही चुके हैं। आज की तारीख में गवर्नमेंट को अपना किसान बचा रहे, वो भी एक बड़ा कंज्यूमर होता है, वो ज्यादा जरूरी था मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ फियर ऑफ इन्फ्लेशन जो है ना, इट इज मेकिंग गवर्नमेंट टेक डिसीजंस व्हिच मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ आप लोग लगातार फील्डिंग भी कर रहे थे। मेहता सर आपसे मेरा सवाल होगा, छोटा जवाब दीजिएगा। आप लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसानों के हित की बात हमेशा आके आप करते थे, लेकिन आज क्या हो गया सर? नहीं, तो गवर्नमेंट को पूछिए। एक कंज्यूमर जैसा लगता है कि जो डिसीजन लिया है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको तो अपनी आवाज बुलंद रखनी पड़ेगी सर। महंगाई ठीक है लेकिन आप तो रिप्रेजेंटेशन आप लोगों की तरफ से ही जाएगा। एक मिनट, नहीं, आज के डिसीजन में मेरी कमेंट है, आज के डिसीजन मेरी कमेंट है कि भाई गवर्नमेंट ने हो सकता है कि कंज्यूमर हित को प्रेफरेंस दिया है। इसका सीधा असर सरसों के भाव पर पड़ेंगे, ऑलरेडी एमएसपी के नीचे है और भी दाम गिर सकते हैं। जैसे अतुल जी ने बताया 12.5% रिफाइंड ड्यूटी में भी लगता नहीं कि खास तौर पे कोई शिपमेंट आ सकता है, क्योंकि टोटली अनवायबल है। अनवायबल है तो खास तौर पे कुछ ज्यादा रिफाइंड सोया है तो सनफ्लावर नहीं आएगा, पर डेफिनेटली सेंटीमेंट में इम्पैक्ट आएगी। और जो आप बता रहे प्राइस वेज और डिप्रेशन आ सकता है उसमें रूल्ड आउट नहीं है। वो जो आप बोल रहे सही है, बिकॉज ऑफ द सेंटीमेंट्स है। ओके चतुर्वेदी जी, अब मेरा सवाल होगा, कितनी गिरावट की संभावना आपको खाने के तेल के मार्केट में यहां से लग रही है ओवरऑल? छोटा जवाब सर। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि अभी इस लेवल से कोई बहुत ज्यादा बाजार दबेंगे, क्योंकि बाजार ऑलरेडी बहुत ज्यादा दब चुके हैं। और जहां तक सोया और सन का रिफाइंड ऑयल की बात है, इंपोर्ट की, वो मैं नहीं समझता कोई आने जाने वाला है। तो मेरा तो मानना ये है कि ये एक्चुअली नॉन इवेंट है, इसके कोई खास मतलब नहीं था और इससे कोई खास असर भी नहीं होने वाला बाजारों का। बाजार वैसे भी काफी दबे हुए हैं तो वो कोई कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। तो इस लेवल से बहुत ज्यादा दब जाए वो मेरे को अभी थोड़ा शक है। जी मेहता साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला और बताया, और बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा यहाँ से ऑलरेडी इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, अगर और यहाँ से दाम गिरेंगे तो डेफिनेटली किसानों को काफी नुकसान होगा, क्योंकि सरसों इस तरह की गिरावट आई है उससे किसानों की चिंता बढ़ी है।
तो ये सही, अब यहां से गिरावट उनके लिए सही नहीं होगा। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर।